नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हमने अभी तक संधि पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छे तरीके से तीनों संधि के प्रकार को हमने कंप्लीट किया है। संधि का टॉपिक जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है समास का टॉपिक, क्योंकि समास से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं समास। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि समास क्या होता है ना। समास क्या होता है, इसको जानने से पहले हम समझेंगे कि समास में इसकी परिभाषा में एक शब्द प्रयोग होगा, वो है पद। जब आप वर्णमाला वाले लेक्चर में आप रहे होंगे तो आपको पता होगा कि शब्द की रचना वर्णों से होती है। शब्द की रचना वर्णों से होती है। वर्ण के कितने प्रकार? दो प्रकार है ना। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। अब यहां पर पद हम किसे कहेंगे? देखिए, शब्द यदि अगर कोई शब्द स्वतंत्र रूप से लिखा हुआ है, जैसे अगर यहां पर मैं बात करूं कि यहां पर कहलाना, कहलाना, ठीक है, ये कहलाना यदि लिखा हुआ है तो ये क्या है? ये शब्द है, क्योंकि स्वतंत्र रूप से लिखा हुआ है। यदि अगर ये शब्द कहीं वाक्य में प्रयोग हो जाए तब क्या कहलाएगा? तब पद कहलाएगा। जैसे कहलाना क्या है? शब्द हुआ, यहां पर हमने इसे एक वाक्य में प्रयोग कर लिया तो ये क्या हो गया? पद हो गया। ठीक है, चलिए अब समझते हैं समास क्या होता है। समास, देखिए समास का जो शब्दार्थ है उसका अर्थ है जो विस्तार से लिखा हुआ है उसको शॉर्ट कर देना, छोटा कर देना, यानी कि संक्षेप करना शब्दार्थ होता है समास का। और ये क्या कहती है इसकी परिभाषा कि दो या दो से अधिक पदों को, दो या दो से अधिक पद, दो पद हों। पद मतलब क्या? किसी वाक्य में प्रयोग होने वाले शब्दों को हम पद कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पदों को मिलाने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है? वही समास कहलाती है। और जब हम समास प्रक्रिया कर लेते हैं तो इस समास प्रक्रिया के बाद में जो पद बनता है उसे हम क्या कहते हैं? समस्त पद या फिर सामसिक पद कहते हैं। क्लियर हुआ कि पद क्या है? पद क्या है? तो पद होता है वाक्यों में प्रयोग होने वाले शब्द, और स्वतंत्र रूप से लिखा हुआ है तो वह शब्द कहलाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें जो पहले वाला जो पद, समास जब आ जाता है, समास की प्रक्रिया में सामान्यतः दो पद होते हैं। पहले पद को हम क्या कहते हैं? पहले पद को कहते हैं पूर्व पद। क्वेश्चन बनेगा कि समास की प्रक्रिया में जो पहला शब्द होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे पूर्व के पद कहते हैं, और जो बाद में लिखा हुआ होता है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। यानी कि दो हमें क्या हो गए यहां पर पद देखने को मिले। एक तो क्या? पूर्व पद जो कि पहला पद है, उत्तर पद यानी कि बाद में। उत्तर का वैसे भी अर्थ होता है बाद में। ठीक है, समास की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि विशेषता में क्या होता है? संधि युक्त, ये क्या है? संधि युक्त पदों में सबसे पहले हमें क्या करनी चाहिए? संधि करनी चाहिए, है ना। तब वह समास में कन्वर्ट हो। समास जो है तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी आदि प्रकार के शब्दों में होता है। इसके बाद वाला जो लेक्चर होने वाला है वो शब्द भेद पर ही होगा, जिसमें हम जानेंगे कि तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी कौन से शब्द होते हैं जो कि हिंदी भाषा में हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमें क्लियर हुआ कि समास में दो पद हैं, एक तो पूर्व पद है, दूसरा कौन सा पद है? उत्तर पद है ना। तो संधि हम पढ़ चुके हैं। तो संधि और समास में बेसिकली मुख्य मुख्य अंतर कौन से हैं? देखिए, संधि में हमको पता है कि दो वर्णों का हम मेल के करते हैं, और दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो यहां पर वर्णों के स्थान पर क्या हो गया है? यहां पर वर्णों के स्थान पर कौन आ गए हैं? पद आ गए हैं, कि दो पदों के मेल से उत्पन्न हुआ जो पद है वो कौन सा? सामसिक पद कहलाता है। क्लियर? यहां वहां वर्ण थे, यहां पद आ गए। दो वर्णों का क्या हो जाता है? लोप होता था। संधि में क्या है? वर्णों का लोप होता था, जबकि समास में किसका लोप होगा? पदों का लोप होगा, है ना। संधि में वर्णों के मिलने से विकार होता है, विकास नहीं, विकार, है ना। क्या होता है? विकास। जबकि समास में विकार उत्पन्न हो ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी विकार उत्पन्न होता भी है, अभी एग्जांपल देखेंगे जब समझेंगे। कभी कभी विकार उत्पन्न होता भी, कभी कभी विकार उत्पन्न नहीं होता। यानी कि संधि में विकार उत्पन्न होगा ही होगा, जबकि समास में ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। संधि केवल तत्सम शब्दों में होती है, जबकि समास तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी सभी प्रकार के जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं उनमें समास की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। ठीक।
चलिए, ये बेसिकली हमारा अंतर हो गया। इसके बाद बात करें समास के प्रकार की, तो समास के मुख्य रूप से जो प्रकार हैं, मुख्य रूप से प्रकार किसके अनुसार? पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार समास के जो प्रकार हैं, किसके अनुसार? पद की प्रधानता के दृष्टि से। कितने प्रकार के बताए उन्होंने? 4 प्रकार के। किसके अनुसार है ये? कामता प्रसाद। क्वेश्चन बनेगा कि पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार समास के कितने प्रकार हैं? तो समास के 4 प्रकार हो गए। ओके, लेकिन सामान्य रूप से समास के कितने प्रकार होते हैं? सामान्य रूप से समास के 6 प्रकार होते हैं, है ना। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 4 प्रकार। तो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? वो एक तो है आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के भी 2 प्रकार हैं, अव्यय पद पूर्व और नाम पद पूर्व। आगे डिटेल में हम देखेंगे कितने प्रकार, 2 प्रकार। एक तो अव्यय पद पूर्व और एक नाम पद पूर्व। इसके बाद में द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में 3 प्रकार, द्वंद्व समास के 3 प्रकार आगे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इतरेत्तर, दूसरा वैकल्पिक और तीसरा समाहार। 3 प्रकार हो गए। इसके बाद तीसरा जो है वो है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास के 4 प्रकार, पहला व्यतिहार, दूसरा व्यतिकरण, तीसरा तुल्य योग और चौथा समानाधिकरण, है ना। और तत्पुरुष समास जो है वो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार चौथा प्रकार। तो तत्पुरुष समास के कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं यहाँ पर। एक ये, दूसरा द्विगु, तीसरा कौन सा? आपका कर्मधारय। लेकिन सामान्य प्रकार से जहां हम बात कर रहे थे कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 4 तो ये है ही है, 2 और 5वें नंबर पे हम दे लेते हैं किसको? द्विगु समास को। और 6वां जो प्रकार हो जाएगा वो कर्मधारय समास हो जाएगा। 6 प्रकार क्लियर। 4 तो ये अवयवी, द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय। 6 हो गए कंप्लीट। चलिए अब एक एक समास को डिटेल में चर्चा करते हैं, डिटेल में देखते हैं कि क्या है। अच्छा, हमने एक और बात की थी, क्या थी? कि पद प्रधानता के आधार पर, क्योंकि हमने 2 पद देखे, पूर्व पद और उत्तर पद। इसमें कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा कि पद की प्रधानता किस प्रकार से होगी, यानी कि पहले वाला जो पद है वो प्रमुख होगा कि बाद वाला पद प्रमुख होगा। इन दोनों पदों में से यदि कोई भी प्रमुख नहीं है, दोनों ही पद प्रमुख है, तो इसके आधार पर समास का एक प्रकार बनता है। तो देखते हैं, समास में 2 पद, पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है। यदि अगर प्रथम पद प्रधान होगा, ये क्वेश्चन बनते हैं यहां से, और व्यापम में आपके पटवारी के एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा कि प्रथम पद यदि अगर प्रधान है और दूसरा पद या उत्तर पद यदि अगर गौण है तो कौन सा समास होता है? तो हमारा होता है अवयवी भाव समास, है ना। कौन सा होता है? अवयवी भाव समास। यदि अगर दोनों ही पद प्रधान होते हैं तो कौन सा समास होता है? तो हमारा होता है द्वंद्व समास, है ना। कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। यानी कि दोनों ही पद यदि प्रधान हो जाए तो वहां पर द्वंद्व समास आ जाएगा। और यदि अगर दोनों ही पद प्रधान नहीं है, दोनों ही पद कैसे हैं? गौण है, जिन दोनों ही पदों की कोई भी प्रधानता नहीं है, तो ऐसे हम समास को क्या नाम से जानते हैं? बहुब्रीहि समास के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? यानी कि हम ये कह सकते हैं कि द्वंद्व समास का उल्टा कौन सा है? बहुब्रीहि समास है। ठीक, चलिए, यदि अगर प्रथम पद गौण है और द्वितीय पद जो है उत्तर पद प्रधान है तो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। यानी कि सर ये तो क्या हो गया हमारा? अवयवी भाव समास का अपोजिट हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि अवयवी भाव में दूसरा पद गौण होता है, या प्रथम पद गौण हो गया। तो ये भी हमें याद रखना है, क्या कि अव्ययी भाव का अपोजिट तत्पुरुष समास, जबकि द्वंद्व का अपोजिट जो हो जाएगा बहुब्रीहि, है ना। इसके बाद में द्विगु समास की जो विशेषता है, द्विगु समास के अंदर क्या होता है? संख्यावाची विशेषण। यानी कि आपका जो पूर्व पद होगा, यहां पर क्या याद रखने योग्य बात है कि उत्तर पद का महत्व नहीं रहेगा। किसका महत्व रहेगा? पूर्व पद का। कि पूर्व पद यदि संख्यावाची विशेषण है, या इसका मतलब क्या हुआ कि संख्या यदि अगर बता रहा है आपका पूर्व पद, पहला पद, तो कौन सा समास आ जाएगा? द्विगु समास आ जाएगा। और कर्मधारय समास में उपमान, उपमेय, विशेषण और विशेष्य का, अभी आगे हम जानेंगे कि उपमान किसे कहते हैं, उपमेय किसे कहते हैं, विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं। यदि अगर इनसे संबंधित हमें पद देखने को मिल जाए,
तो क्या हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। जहां पर क्वेश्चन बनेंगे इस टेबल को हमें याद कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर लेना है, ठीक। चलिए अब बात करते हैं नंबर 1 हमने जो लिखा था, कौन सा समास था हमारा, अव्ययी भाव समास, है ना, अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में अभी हमने देखा, क्या देखा कि यहां पर पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद कैसा हो जाता है, गौण हो जाता है। पहला पद कैसा, प्रधान, जबकि दूसरा पद कैसा, गौण हो जाता है। उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसके पहचानने के क्या तरीके हैं, कुछ पहचान चिन्ह वाले शब्द हैं, जैसे कि अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, इस प्रकार के अगर आपको शब्द देखने को मिल जाए ना, तो क्या हो जाएगा, वहां पर आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे योग्यता अनुसार, मरणोपरांत, है ना। चलो एक एक समझते हैं। अवयव पद पूर्व और नाम पद पूर्व, ठीक है, दो प्रकार हमने देखे थे। चलिए उदाहरण हम इनके देख लेते हैं, क्या क्या दो प्रकार देखे थे अव्ययी भाव समास के, अवयव पद पूर्व, नाम पद पूर्व, यानी पहले नाम हो जाए या अवयव को आ जाए। अवयव को भी हम देख समझने वाले हैं, जब शब्द भेद पढ़ेंगे तब अवयव क्या होते हैं उसको भी डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो मरणोपरांत या विवाह उपरांत को देख लेते हैं पहले। विवाह उपरांत यानी विवाह के उपरांत, ठीक है। कैसे तोड़ेंगे इसको, विवाह उपरांत को यदि हमें समास का विग्रह करना हो, सामासिक विग्रह करना हो, तो किस प्रकार से हो जाएगा, विवाह उपरांत यानी कि विवाह के उपरांत, ठीक। इसके बाद में मरणोपरांत यानी कि मरण के उपरांत, और निर्देशानुसार यानी कि क्या हो जाएगा, निर्देश के अनुसार, और योग्यता अनुसार यानी कि योग्यता के अनुसार, और कथनानुसार यानी कि कथन के अनुसार। व्यर्थ यानी कि, व्यर्थ यानी क्या, बिना अर्थ का। बेचैन यानी बिना चैन का, सुख चैन नहीं है भाई, बेचैन है व्यक्ति बहुत, है ना, तो बेचैन यानी कि बिना चैन का। इसके बाद में प्रत्यक्ष यानी अक्षी के सामने, प्रत्यक्ष यानी क्या, अक्षी के सामने, अक्षी मतलब क्या, आंख, है ना, अक्षी के सामने। इसके बाद बेफायदा, बेफायदा यानी कि बिना फायदे का, और बेकायदा यदि हो जाता तो बिना कायदे का। यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। यहां पर हमें क्या करना है, अधिकांश जितने भी हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या फिर इसके एग्जाम्पल को सॉल्व कर पाए, उतना ही हमें क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है। समझ में आया अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के मैक्सिमम एग्जाम्पल आप सॉल्व कीजिए और डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास नाम से ऐसा लगता है जैसे कहीं लड़ाई चल रही हो, द्वंद्व हो रहा है ना, तो द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व समास यानी कि दो पद होंगे और दोनों ही पद कैसे होंगे, प्रधान होंगे। द्वंद्व समास में हमने अभी क्या देखा, पद की प्रधानता के आधार पर दो पद होंगे और दोनों ही पद प्रधान होंगे, ठीक है। चलिए दोनों ही पद प्रधान होंगे, वहां द्वंद्व समास होगा। कामता प्रसाद गुरु ने फिर कहा कि द्वंद्व समास तीन प्रकार का होता है, इतरेत्तर, वैकल्पिक और समाहार। इतरेत्तर का अर्थ क्या है, इतरेत्तर का अर्थ ये है कि जिस पद को विग्रह करने और शब्द का प्रयोग करते हैं उसे इतरेत्तर समास कहते हैं। मतलब कि जिस समस्त पद को विग्रह करने पर और शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी विग्रह करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग हो जाए, ये तो ये, जैसे कि मान लो हम कह दें कोई ये होगा या ये होगा, है ना, ये वाला होगा या ये वाला होगा, ये होगी बात, तो ये वाली बात आती है तो वो किस में आ जाएगी, वैकल्प। समझना इस चीज को, वैकल्पिक द्वंद्व में क्या होगा, दो चीज होंगी, दोनों चीजों में से हम यदि उसको तोड़ेंगे तो या अथवा का हम प्रयोग करेंगे। जिस समस्त पद को विग्रह करने पर या अथवा जैसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, वहां क्या होता है, वैकल्पिक। विकल्प का चुनाव यदि हम कर सकें तो ऐसे शब्द में क्या आ जाएगा, वैकल्पिक द्वंद्व समास हो जाएगा। समाहार यानी कि जो हर एक चीज को समाहित कर ले, हम जो भी सेंटेंस, जो भी वाक्य बोले, उसमें जो भी उसकी जाति संबंधित दूसरे तथ्य हैं वो सारे के सारे समाहित हो जाए, ऐसे क्या होंगे, समाहार द्वंद्व समास। जैसे कि अभी एग्जांपल, जैसे आदि वगैरह हम लगाते हैं ना, आदि, जैसे कि कोई हमें मिठाई वगैरह इस टाइप से बात करते हैं, तो मिठाई वगैरह यानी क्या, मिठाई की जैसे मीठी अन्य चीजें भी,
है ना, जिसमें दूसरी उसी कैटेगरी की चीजें क्या हो जाए, समाहित हो जाए, ऐसे समास को हम समाहार कहते हैं। और इतरेत्तर में हम तोड़ने के लिए, है ना, समस्त विग्रह करने के लिए समास समस्त पद होते हैं, इनको विग्रह करने पर और शब्द, कौन से शब्द का, और जो और शब्द होता है ना उसका प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, इतरेत्तर द्वंद्व समास। यानी कि एग्जाम्पल देख लेते हैं इतरेत्तर के क्या होंगे। यहां पर नीचे कुछ एग्जाम्पल, इनमें से हम जैसे हानि लाभ, हानि और लाभ, हानि लाभ को कैसे तोड़ सकते हैं, हानि और लाभ। जब हानि और लाभ हम लिखेंगे तो कौन सा प्रकार हो जाएगा हमारा, इतरेत्तर हो जाएगा। और यदि और की जगह हम या अथवा लिख लें, हानि या लाभ, तो हानि होगा तो द्वंद्व समास ही, लेकिन द्वंद्व समास के अंदर जो टाइप है वो चेंज हो जाएगा। जहां पर जैसे ही हम हानि या लाभ लिखेंगे तो या जैसे ही जाएगा तो क्या हो जाएगा, वैकल्पिक द्वंद्व समास हो जाएगा। समझ में आया। इसके बाद में, और ये भी पाप और पुण्य, पाप या पुण्य हम लगा देंगे तो वैकल्प, थोड़ा और बहुत या थोड़ा या बहुत, थोड़ा या बहुत, है ना, क्या होगा, कम या ज्यादा होगा, तो ये कौन सा समास, वैकल्पिक हो गया। रोटी आदि, रोटी ओटी, हम बोलते हैं क्या कर रहे हो, रोटी ओटी खा रहे हैं भाई, है ना, ऐसा होता है कि नहीं होता। जनरली हम बोलते हैं कहाँ गए थे भाई, यहीं बाहर गए थे, है ना, टहलने वगैरह गए थे। तो यानी कि क्या हुआ कि रोटी ओटी, इस प्रकार के शब्द हम जो बोलते हैं, समोसा बमोसा, तो समोसा तो समझ में आता है क्या होता है, लेकिन बमोसा क्या होता है नहीं पता ना। तो इस प्रकार से जो शब्द आते हैं वैकल्पिक और समाहार के जो शब्द आते हैं, दूसरा द्वितीय शब्द जो होता है जनरली उसका कुछ अर्थ समझ में नहीं आता। रोटी ओटी, ओटी क्या होता है, रोटी समझ में आता है क्या होती है, और ओटी नहीं समझ में आता, है ना। तो यहां पर दूसरा जो शब्द होता है, जो दूसरा पद होता है, उसका यहाँ पर अर्थ है वो हमें समझ में नहीं आता, या फिर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, चाय वाय, चाय तो हमें समझ में आती, वाय क्या है, तो ये क्या होगा, चाय आदि। इसे क्या कर रहे हो, चाय वाय पी रहे हैं भाई, क्या कर रहे हो, चाय वाय पी रहे हैं, तो चाय वाय पी रहे हैं, तो चाय तो पी रहे हो, वाय कहाँ पी रहे हो, यानी क्या मतलब है, चाय के साथ में भी बिस्किट भी खा रहे हैं तो वो भी इसमें शामिल हो गया कि चाय खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, इसके साथ में दूसरी चीजें कर रहे हैं, तो ये चाय वाय। ठीक है, इसके बाद पानी वानी, तो पानी आदि, यानी कि हमें तीन शब्द याद रखना है, और या फिर आदि वगैरह, और आ जाए तोड़ते वक्त तो इतरेत्तर हो जाएगा, या अथवा आए तो वैकल्पिक, और आदि या वगैरह यदि अगर आ जाए तो कौन सा हो जाएगा, समाहार, यानी कि समाहित कर रहा है उसकी कैटेगरी के दूसरे प्रोडक्ट को भी, है ना। चलिए, द्वंद्व समास का फंडा क्लियर हुआ। बहुब्रीहि समास की बात करते हैं। बहुब्रीहि समास क्या कहता है, बहुब्रीहि समास क्या कहता है, दोनों ही पद गौण होते हैं। जो हमने अभी देखा था पद के अंदर, देखा था ना पद प्रधानता की टेबल में, क्या देखा है, दोनों ही पद कैसे होंगे, गौण होंगे, यानी कि दोनों ही पद का कोई मतलब नहीं है। हम जो कह रहे हैं वो उसे नहीं कह रहे हैं, किसी तीसरे ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे लड़ाई हो जाती है तो हम क्या काम करते हैं, कहते तो किसी और से हैं, सुनाते किसी और को हैं, है ना, कहते तो कुछ और है, मतलब कुछ और निकालते हैं। तो बहुब्रीहि समास भी ऐसा ही होता है कि कहना तो किसी और को चाह रहे हैं लेकिन कहेंगे शब्द किसी और से, है ना। समझेंगे क्या होगा। इसके में मुख्य रूप से चार प्रकार हैं। चार प्रकार में तुल्ययोग, व्यतिकरण, व्यतिहार और समानाधिकरण, लगभग सेम चीजें हैं। तुल्ययोग, व्यतिकरण, व्यतिहार और समानाधिकरण। ठीक है, सीधे एग्जांपल पे आते हैं। एक दंत, हमने कहा एक दंत, देखिए हम एक दांत तो नहीं कहना चाह रहे हैं, एक दंत यदि हम शब्द बोला कि एक दंत दयावंत, है ना, तो एक दंत दयावंत में हम जब लाइन बोलते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है, एक दंत है जिसका अर्थात लगाना आवश्यक है। श्री गणेश की हम बात कर रहे हैं, क्या लगाना आवश्यक है समास विग्रह में, यदि अगर हम एक दंत का समासिक विग्रह करना चाहते हैं, इसको बोलते हैं समास विग्रह। क्या करेंगे इसमें, एक दंत है जिसका, एक है दंत जिसका अर्थात श्री गणेश, ऐसे करके हम यदि लिखेंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, सही होगा। समझ में आया।
यानी कि ना तो इसका महत्व है एक का और ना ही दंत का महत्व है। ये दोनों पद जब आपस में सामासिक पद बन गए हैं तो इनका आपस में एक तीसरा ही अर्थ निकल रहा है कि एक दंत यानी कौन? श्री गणेश, है ना। एक दंत यानी कौन? श्री गणेश। ऐसे ही चतुर्भुज यानी कि चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात कौन है चतुर्भुज? भगवान विष्णु, है ना। तो विष्णु को हम कह रहे हैं चतुर्भुज। ना तो चार भुजाओं का कोई अर्थ है, ना ही भुजाओं का यहाँ पर कोई विशेष हम प्रोनाउन मतलब विशेष मतलब निकाल रहे हैं। दोनों जब मिल गए तो दोनों मिलकर के किसका जिक्र कर रहे हैं? विष्णु का जिक्र कर रहे हैं। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, यानी कि अर्थात कौन? कृष्ण। अर्थात लगाएंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ज्यादा अच्छा नहीं, यदि अगर आप एमपीपीएससी मेंस दे रहे हैं तो आपको समासिक विग्रह जब आप करते हैं अर्थात अवश्य लगाइए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में इतना मिस्टेक दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पे टाइप आता है, केवल आपको चूज करना है ना। तो पीतांबर यानी कि पीत है अंबर जिसके, यानी कि अंबर यानी कि वस्त्र, तो पीले अंबर है जिसके कौन पहनते हैं पीले अंबर, पीले कपड़े? श्री कृष्ण, है ना। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसका, माता सरस्वती विद्या की देवी जो सरस्वती हैं, उनके कपड़े उनके वस्त्र कैसे होते हैं? श्वेत होते हैं। तो श्वेतांबर यानी श्वेत है अंबर जिसका अर्थात सरस्वती, और नीलकंठ यानी कि विष पीने के कारण नीला हो गया है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका अर्थात कौन? अर्थात शिव, है ना। इसके बाद में शैलजा, शैलजा यानी कि सैल से जन्म लेने वाली, शैलजा यानी कि सैल से जन्म लेने वाली, चट्टान से जन्म लेने वाली कौन होती है? पार्वती। शैलजा किसको कहते हैं? पार्वती को कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों में बहुत महत्व है किसका? बहुब्रीहि समास का, है ना। चलिए, तो बहुब्रीहि समास के लिए हुआ कि जहां पे दोनों ही शब्द मिलकर के किसी तीसरे का जिक्र करें, कि तीसरे शब्द का जिक्र करें, ऐसे समास को हम क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। तत्पुरुष समास की बात आती है, तत्पुरुष समास बहुत अच्छा समास है और समासों में सबसे बड़ा समास यही है ना। यहां पर क्या होता है? पहला पद कैसा है? पहला पद जो है वो गौण है और दूसरा पद कैसा है? प्रधान है। पहला पद गौण है, दूसरा पद क्या है? प्रधान है ना। इसके हमने कामता प्रसाद गुरु के अनुसार क्या देखे थे? तीन भेद देखे थे। कौन कौन से? तत्पुरुष समास होता है, द्विगु समास होता है और कर्मधारय समास होता है। यानी कि एक तो स्वयं तत्पुरुष समास हो गया, द्विगु तत्पुरुष समास हो गया और कर्मधारय तत्पुरुष समास हो गया, है ना। आइए देखते हैं क्या होते हैं 6 प्रकार। यहां पर क्या है? विशेष रूप से कारक का विशेष रोल है। अब कारक क्या होते हैं इसको भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे आगे वाले लेक्चर में। तत्पुरुष समास में कारक 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से कारक होते हैं? ये होते हैं आपके कारक। विभक्ति चिन्ह, यानी इन कारकों को दर्शाने वाले जो चिन्ह होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विभक्ति चिन्ह कहते हैं। कर्ता यानी कि जो काम करने वाला है वाक्य में, उस को कौन सा व्यक्ति चिन्ह से दर्शाया जाता है? ने से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को, यानी कर्म क्या है? कारक है, और विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा? को हो जाएगा। करण यानी कि से के द्वारा, संप्रदान यानी के लिए, और अपादान से, यानी से कौन सा? अलग करने का भाव आए। ये कौन सा से आए? अलग करने का भाव आए, ऐसे कारक को हम अपादान कहते हैं। जैसे अलग करने के लिए अगर बात आए तो कंकर, पानी से कंकर अलग करना, है ना। गेहूं से चने अलग करना, यानी कि दो चीजों से कुछ अलग अलग भाव प्रदान करना। जैसे कि भेड़ से बकरी को अलग करना, है ना। इस प्रकार से संबंध यानी का, की, के जो संबंध दर्शाने वाले आपके कारक हैं उनके विभक्ति चिन्ह होते हैं काकी के। और अधिकरण यानी कि में या पर, मेज पर कोई चीज रखी है ना, खेल के मैदान में, तो ये क्या है? आपके अधिकरण है। इसको भी आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन सीधा बनता है यहां से कि कर्म के लिए विभक्ति चिन्ह क्या होगा? तो को होगा। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल्स के साथ साथ हम जो इसके प्रकार है ना, 6 प्रकार, 6 टाइप देखे, यानी कि कर्म तत्पुरुष, तो कर्म तत्पुरुष। चलिए अब देखते हैं कि कर्म तत्पुरुष के अंदर क्या चीजें आने को रेडी है। कर्म तत्पुरुष समास, यहाँ पे विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा? को था। हमने क्या देखा? जो कर्म का विभक्ति चिन्ह है, कर्म जो कारक है, इसका विभक्ति चिन्ह होता है को। तो हमें जो है कि इस को लोप कर देना है।
जब हम सामासिक प्रक्रिया अपनाएंगे तो क्या करें, जैसे मान लो आया कि कमर को तोड़ने वाला, एक शब्द में बोलना है हमें, कमर को तोड़ने वाला, क्या आ जाएगा, कमर तोड़। किसका लोप कर दिया हमने यहां पर, को का लोप कर दिया, कमर तोड़, कमर तोड़ कर दिया। गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला को हम क्या कहते हैं, को का लोप कर दीजिए तो गगन चुंबी। ठीक है, स्वर्ग को प्राप्त, को हमें क्या कर देना है, डिलीट कर देना है, तो स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, कर्म तत्व, यानी कि जहां पर कर्म कारक का लोप हो जाए, कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाए, ऐसी जगह क्या होता है, कर्म तत्पुरुष समास होता है। करण, यानी कि जहां पर से और के, करण का जो है वो विभक्ति चिन्ह क्या है, से या के का यदि अगर लोप हो जाए तो क्या हो जाएगा, वहां पर हमारा करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे अकाल से पीड़ित, तो अकाल पीड़ित, आंखों के द्वारा, के को डिलीट कर देना है, आंखों देखा, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, यानी कि ईश्वर प्रदत्त। इसके बाद में संप्रदान, संप्रदान की हम बात करेंगे तो संप्रदान तत्पुरुष समास की हम बात करें तो संप्रदान के अंदर हमने देखा कि संप्रदान के अंदर जो विभक्ति चिन्ह के लिए क्या यूज होते हैं, के लिए इस्तेमाल होता है, के लिए, है ना। जैसे अभ्यास के लिए केंद्र का यदि समासिक हमें प्रक्रिया अपनानी हो, समासिक पद बनाना हो तो अभ्यास केंद्र हो जाएगा, के लिए हट जाएगा। कृषि के लिए भवन, तो के लिए हटा दो, कृषि भवन हो जाएगा, है ना। चलिए, इसी प्रकार गुरु दक्षिणा गए, गुरु के लिए यदि दक्षिणा हो तो वहां से हमें क्या हटा देना है, के हटा देना है, तो गुरु के लिए दक्षिणा हो गई, है ना। इसके बाद में अपादान तत्पुरुष की यदि अगर बात आए, अपादान यानी कि अलगाव भाव, अपादान मतलब क्या, अलगाव करना है, और अलगाव के लिए कौन सा विभक्ति चिन्ह प्रयोग हो रहा है, से, इसको हमें हटाना है समासिक प्रक्रिया में। ऋण से मुक्त, से को डिलीट कर दें, क्या हो जाएगा, ऋण मुक्त हो जाएगा। जन्म से उत्तर, तो जन्मोत्तर, हमने कहा था संधि के नियम यहां पर लगेंगे, जन्मोत्तर हो गया। देश से निष्कासन, तो देश निष्कासन हो गया। इसके बाद संबंध तत्पुरुष समास की हम बात करें तो संबंध बताने वाले जो विभक्ति चिन्ह है उनका लोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा, संबंध तत्पुरुष समास बन जाएगा। संबंध के लिए का, के, की का हम क्या काम करेंगे, लोप करें। अमृत की धारा, अमृत धारा, अमृत की धारा मतलब क्या, अमृत धारा, ठीक। इसके बाद में आत्मकथा यानी कि क्या, आत्मा की कथा, और गंगा जल यानी गंगा का जल, तो इनको हमने डिलीट करना है, तो क्या हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास जो संबंध को दर्शाता है वो वाला हो जाएगा। अधिकरण मतलब जहां पर में या पर का क्या हो जाए, लोप हो जाए। जैसे आत्मा पर विश्वास, तो क्या हो जाएगा, आत्मविश्वास, हम कहते हैं ना आत्मविश्वास अधिक होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, आत्मा पर विश्वास होना चाहिए। पेट में दर्द, तो में को हटा दो, पेट दर्द। कवियों में पुंगम, पुंगम यानी श्रेष्ठ, कवियों में पुंगम यानी कवि पुंगम, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा तत्पुरुष समास भी क्या होता है, समाप्त हो जाता है। अब बात कर लेते हैं द्विगु समास की, कि द्विगु समास क्या होता है। द्विगु समास में कुछ याद नहीं रखना, केवल एक चीज याद रख लेना है, क्या, प्रथम पद जो है वो संख्यावाची होना चाहिए, यानी कि उसको पढ़ते से ही किसी संख्या का हमें जिक्र हो जाना चाहिए, बाद का पद कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। अभी हमने देखा द्विगु समास तत्पुरुष समास का ही एक उपभेद है, ठीक है। जैसे अष्ट अध्यायी, अष्ट अध्यायी, अष्ट अध्यायी मतलब क्या, अष्ट हमें दिख गया कि 8 दिख गया, अब कुछ सोचना ही नहीं है, जैसे ही अष्ट दिखा कुछ नहीं सोचना, सीधे द्विगु समास पे टिक लगाना, हमारा आंसर सही होगा। अष्ट दिखा, द्विगु समास लगाया, सही हो गया, है ना। अच्छा, एक चीज और है द्वंद्व और द्विगु में, सर आप कह रहे हो कि प्रथम पद जो है वो क्या होना चाहिए, संख्यावाची होना चाहिए, है ना, संख्यावाची होना चाहिए। तो मुझे ये बताइए, क्या जो गिनती हम, जैसे कि अगर एक कमेंट करके मुझे बताना कि यदि अगर
क्या 25 जो शब्द लिखा हुआ है 25, इसमें कौन सा समास है? क्या बताएंगे? 25 जो शब्द लिखा हुआ है इसमें कौन सा समास है, मुझे ये बताइएगा। ठीक है, ये आपके लिए एक चैलेंज है, इसको बताना है। क्या द्विगु है या फिर कुछ और दूसरा समास है? कमेंट करके मुझे बताइए जरूर। अष्ट अध्यायी में अष्ट अध्यायों का समूह, क्या समझ में आया कि अष्ट अध्यायों का जो समूह होगा उसे हम क्या कहेंगे? अष्ट अध्यायी कहेंगे। ओके। अष्ट धातु, अष्ट धातुओं का समूह, अष्ट सिद्धि, अष्ट सिद्धियों का समूह, चतुरंगिणी यानी कि 4 अंगों वाली सेना। चतुरंगिणी यानी क्या होता है? 4 अंगों वाली सेना को स्पेशल नाम दिया गया है चतुरंगिणी। और चतुर्भुज यानी कि 4 भुजाओं वाला। अभी तो सर आपने कहा था कि चतुर्भुज जो है वो भगवान विष्णु को कहते हैं, तो ये क्या हुआ? अभी तो आपने कहा था कि चतुर्भुज भगवान विष्णु को कहते हैं, है ना? बहुब्रीहि समास आपने बताया था, तो हम कौन सा लगाएंगे अब इसमें आंसर? देखिए यहां पर यदि अगर हमारे पास में ऑप्शंस में देखने के अनुसार कभी भी चतुर्भुज यदि पूछा जाएगा कि चतुर्भुज में कौन सा समास है, तो कभी भी बहुब्रीहि है। और आपका द्विगु समास के अंदर ये वाला उदाहरण सेम नहीं पूछा जाएगा, या फिर उसमें बहुब्रीहि या फिर द्विगु समास लैप्स होगा, है ना? या तो एक ही आंसर होगा, द्विगु समास दिया होगा या फिर बहुब्रीहि होगा। कई बार ऐसा होता है ना, एक ही शब्द होता है, बहुत सी जगह हम यूज कर सकते हैं, है ना? अभी और कंफ्यूजन होने वाला है कि सर जो पीताम्बर शब्द है ये हम कर्मधारय लगाएं कि बहुब्रीहि लगाएं, है ना? ये भी चीजें आने वाली है ना? तो हमें डिपेंड करना होगा और समझना होगा कि इसके अंदर कौन सा दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव के अंदर एक ही आपका समास का नाम लिखा होगा, 6 समासों में से एक ही उसका आंसर होगा, तो कंफ्यूज मत होइए। जो भी आपको वहां पर लिखे ये दोनों आंसर भी होंगे अगर इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे तो, है ना? चलिए, तो चतुर्भुज द्विगु में भी आ गया और हमारे किस में आ गया? बहुब्रीहि में भी आ गया। अब बात करते हैं कर्मधारय की। कर्मधारय समास बहुत ही अच्छा समास है और इसमें बनने वाले क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, है ना? कर्मधारय समास का मतलब क्या था? हमने जहां देखा था, जहां विशेषण और विशेष्य की बात हो जाए, उपमेय और उपमान की बात हो जाए, दो पदों में पूर्व पद और उत्तर पद में कहीं भी ऐसा लग रहा है कि तुलना की जा रही है उससे, किसी तीसरे से, कि दूसरे से कुछ भी तुलना की जा रही है, ऐसे तुलनात्मक शब्दों के अंदर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं, पहले ये चीज समझ लेते हैं कि यहां पर उपमान और उपमेय होगा। अब उपमान उपमेय किसे कहते हैं वो भी देख लेते हैं। विशेषण और विशेष होगा। उपमान किसे कहेंगे? जिस व्यक्ति या वस्तु की उपमा दी जाती है उसे उपमान कहते हैं, यानी कि जिसकी हम उपमा देंगे। उपमा अलंकार जब पढ़ेंगे ना तो उपमा भी पढ़ेंगे, है ना? अलंकारों में जिसकी हम क्या देंगे? उपमा देंगे, उसे हम क्या कहेंगे? उपमान कहेंगे। और जिस व्यक्ति या वस्तु को उपमा दी जाती है उसे क्या कहते हैं? उपमेय। यानी कि जिसकी और जिसको, दो शब्द याद रखना है आपको। क्या? जिसकी और जिसको। जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमान, और जिसको दी जाए उसे उपमेय। पूरी लाइन याद हो गई? जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए उसे क्या? उपमान, और जिसको दी जाए, जिस वस्तु या व्यक्ति को उपमा दी जाती है उसे हम उपमेय कहेंगे। दो शब्द याद रखना है, जिसकी उपमा उपमान और जिसको दी जाए उपमेय। ऐसा ही विशेषण, जिस व्यक्ति या वस्तु से विशेषता बताई जाए, यानी कि क्या याद रखना है यहां? जिससे, जिससे व्यक्ति या वस्तु से विशेषता बताई जाए उसे क्या कहेंगे? विशेषण। यानी कि जिस व्यक्ति या वस्तु से, जिससे विशेषता बताई जाए उसे विशेषण, और जिसको विशेषता बताई जाए, जिसको विशेषता बताई जाए। जिस शब्द, यहाँ पर थोड़ी शब्दावली कठिन है। विशेषण शब्द, जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेष कहते हैं। कुछ याद नहीं रखना, केवल क्या याद रखना है? जिसको विशेषता बताते हैं उसे विशेष कहते हैं, जिससे विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, जिसकी उपमा दी जाती है उपमान कहते हैं, जिसको उपमा दी जाती है उपमेय कहते हैं। चारों चीजें याद हो गई। प्रश्न कैसा बनेगा? प्रश्न ऐसा भी बनेगा कि
दिए हुए शब्द में उपमेय और उपमान क्या है? सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, कैसे बनेगा क्वेश्चन? उपमेय और उपमान दिए गए शब्द में कौन से हैं? सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए एग्जाम्पल देख लें क्या होते हैं। भ्रष्टाचार, भ्रष्ट आचार यानी कि आचार तो है लेकिन कैसा है? भ्रष्ट है। इसमें क्या है? भ्रष्टाचार यानी कि आचार तो है लेकिन कैसा है? भ्रष्ट है। महात्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, और मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि, है ना। अब बात करते हैं कुछ और एग्जांपल। अच्छा यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि आखिरकार विशेषण विशेष क्या है। जैसे एग्जांपल लेते हैं चरण कमल, चरण कमल को लेते हैं। अब चरण कमल के अंदर हमने क्या कहा? चरण कमल यानी कि कमल के समान चरण। अब यहाँ पे विशेषण क्या है? विशेष्य क्या है? जिस व्यक्ति या वस्तु से हम क्या कर रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। तो कमल क्या हो जाएगा हमारा? कमल क्या हो जाएगा हमारा? विशेषण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा विशेषण? कमल विशेषण क्यों होगा? क्योंकि उससे क्या दिखा रहे हैं? विशेषता दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? विशेषता दिखा रहे हैं जिस व्यक्ति या वस्तु से। अब हम किसको दिखा रहे हैं? जिसको दिखा रहे हैं। विशेषता किसे दिखा रहे हैं? चरण को दिखा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। अब यहां पर क्या बता रहे हैं? जिसकी उपमा दी जाए तो कमल क्या हो जाएगा? यहां पर उपमान हो जाएगा। उपमान हो जाएगा। किसकी दे रहे हैं? जिसकी उपमा दे रहे हैं। कौन के समान दे रहे हैं? चरण को दे रहे हैं। चरण क्या हो जाएगा आपका? उपमेय हो जाएगा। उपमेय हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या हुआ? कि विशेषता जिसकी हम बता रहे हैं यानी कि इसकी विशेषता ले रहे हैं। कमल, कमल कैसा होता है? कोमल होता है। तो कमल के समान चरण जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे? चरण कमल कहलाएंगे। ऐसे ही कमल नयन यानी कि नयन तो है लेकिन किसके समान है? कमल के समान है, बड़े ही खूबसूरत है। तो क्या होगा? कमल जो हो जाएगा वो विशेषता हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और ये हो जाएगा यहां पर विशेष, है ना। और उपमान और उपमेय हो जाएगा। उपमान क्या हो जाएगा? कमल, और उपमेय कौन हो जाएगा? नयन हो जाएगा। तो यानी कि ऐसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं शब्दों को पहचान कर कि किस शब्द में कैसी उपमान है, कैसा उपमेय है, कौन विशेषण है, कौन दो शब्दों का ही खेल है, दोनों को ही पहचानना है। एक तो जिससे या तो विशेषता बताई जाएगी, जिसको विशेषता बताई जाएगी। एक क्या हो जाएगा? यहाँ पर जिस व्यक्ति की उपमा दी जाएगी और जिसको दी जाएगी। ठीक है। ऐसे ही इन एग्जाम्पल को भी याद रखना है कि मंद बुद्धि, बुद्धि तो है लेकिन कैसी है? मंद है। अब यहां पर यदि अगर मान लो हम कह दें कि उपमेय उपमान कौन है तो कैसे पता करोगे? मंद है जिसकी बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि। एग्जाम्पल में कौन उपमान है और कौन उपमेय है आपको बताना है। कौन है यहां पर? किस वस्तु की हम उपमा दे रहे हैं? मंद। और बुद्धि कैसी है? जिस व्यक्ति को उपमा दी जा रही है, किसको उपमा दी जा रही है? बुद्धि को दी जा रही है। तो उपमेय कौन हो गया? बुद्धि हो गई। और उपमान कौन हो गया? मंद हो गया, है ना। किसकी उपमा? मंद की उपमा दी जा रही है। किसको? बुद्धि को, कि भाई आपकी बुद्धि तो है लेकिन कैसी है? मंद है ना। ऐसे ही धर्म, धर्म जो है वो क्या हो जाएगा आपका? उपमेय हो जाएगा। धर्म तो है लेकिन कैसा है? जिस व्यक्ति वस्तु की उपमा किसकी है? सत्य की दी जा रही, तो कौन सत्य कौन हो गया? यहाँ पर उपमान हो गया है। ठीक है। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको क्या करना है? सॉल्व करना है।
तो आई होप कि आपको समास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं कि क्या होते हैं समास। 6 प्रकार के समास हमने पढ़े। 6 प्रकार समास संबंध आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते जाएंगे आपके अंदर का कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास, आत्मा का विश्वास क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो चलिए तैयारी करते रहिए और आज के लेक्चर के लिए यहीं पर फिनिश करते हैं। आज का लेक्चर जल्दी ही मिलेंगे शब्द भेद के लेक्चर के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, तैयारी करते रहें। थैंक यू।